हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आके स्टडी आईक्यू चैनल में। दोस्तों, हम जो है पॉलिटी क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने आपने जो है काफी फरमाइश की थी पहले कि हमें जो पॉलिटी का जो सिलेबस करवाया जाए, जिसमें क्या है हम अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर, पीएसटेट, सीटेट हो, चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, पंजाब पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से आप करोगे वीडियो में से तो कुछ भी आपका रहने वाला नहीं है और कहीं से करने की जरूरत भी नहीं है। और जब भी हम सिलेबस कवर कर लेंगे तब क्या है, अच्छे लेवल के जो है आईयूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज भी करेंगे हर टॉपिक की, जिससे आपको क्या है हर टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं और कैसे नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं अनुसूचियां मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी करवा दी थी और पार्ट आज टू करेंगे। ठीक है, अनुसूचियां पार्ट 2। इसमें हमने इससे पहले हमने एक जो है 6 अनुसूचियां कर ली थी। पहली कौन सी थी? द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज। दूसरी में हमने किया था वेतन। तीसरी में हमने किया था शपथ अनुसूची। और फोर्थ में किया था सीटों का बंटवारा कैसे होता है। जैसे हर स्टेट के अंदर एमएलए, एमपी की जो सीट होती है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर कितनी कितनी होती है, वो सीटों को बंटवारा किया गया कौन सी अनुसूची के तहत? फोर्थ। ओके, और उसके बाद में हमने फिफ्थ सूची की थी अनुसूची। उसमें दिया गया था कि जो है एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके जो प्रशासन का प्रबंध कैसे करना है, तो वो इसके बारे में है फिफ्थ में। और सिक्स्थ अनुसूची है, उसमें भी यही था एससी एसटी के शासन के प्रबंध के बारे में, बट उसमें 4 जो स्टेट दी गई थी, कौन कौन सी? एम टीएम। एम मीन्स एम इन असम, एम इन मेघालय, टी मीन त्रिपुरा और एम मीन मिजोरम। एम टीएम। ओके, तो ये 4 जो स्टेट है वो काफी हेल्प जो है इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी जो 4 स्टेट है या फिर इनमें से कौन सी स्टेट है जो 6 अनुसूची के तहत आती है। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और आगे हमने 6 अनुसूची कर ली थी, आज हम करने वाले हैं 7th अनुसूची। 7th जो अनुसूची है वो कौन सी रहने वाली है? वो है 7वीं अनुसूची। मीन्स इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा। सीटों का बंटवारा तो हमने किया था 4th अनुसूची में, और जो शक्तियों का बंटवारा है, कौन किसको कितनी शक्ति मिली है, तो वो कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? वो है 7th अनुसूची के अंदर। संघ और राज्य के, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है, तो वो इस अनुसूची में दिया गया है कि शक्तियां जो बांटी गई हैं संघ और राज्य के बीच में, तो वो कैसे बांटी गई है, कितनी कितनी शक्तियां दी गई हैं। ओके, संघ और राज्य के मध्य शक्तियां हैं, तो वो क्या है, शक्तियां कैसे है, तो वो हम इसके अंदर बात करेंगे। अब देखो, आपको ये सभी पता होगा कि जो शक्तियां होती है वो कितने प्रकार से बांटी गई है? 4 प्रकार से। पहली जो है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो ये जो सूचियां हैं जिसकी तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कितनी है? मेनली तो 3 ही है, बट फोर्थ भी है। पहली कौन सी है? केंद्र सूची, केंद्र सूची। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। अच्छा, समवर्ती जो सूची है वो कहां से, कौन से देश के संविधान से हमने अडॉप्ट की है? और अवशिष्ट जो सूची है वो कौन से संविधान से अडॉप्ट की है, ये बताओ मेरे को। समवर्ती सूची ली गई है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और अवशिष्ट जो सूची है वो कहां से? कनाडा से। ओके, अब जो हम बात करेंगे कि जो केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो इसमें जो विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कितने प्रकार की किसको शक्तियां हैं, तो वो भी होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो पहले इनको कितने विषय दिए गए थे बिफोर, और अब इनको कितने विषय दिए गए हैं। ओके, केंद्र की बात करेंगे सबसे पहले। तो इनको क्या है, पहले जो दिए गए थे, पहले इनके पास थे विषय 97। ओके, केंद्र के पास पहले कितने विषय थे? 97 थे, बट इनकी जो संख्या है अब कितनी है? 100। 3 विषय और बढ़ा दिए गए हैं, 3 जो शक्तियां और दे दी गई है केंद्र को। ओके, उसके बाद में आता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर क्या था?
66 जो इनको विषय दिए गए थे, बट इनको अब कितने हैं 61। इनको जो है 5 विषय जो घटा दिए गए हैं और केंद्र के 3 जोड़ दिए गए हैं। और इसके बाद में आता है समवर्ती सूची, तो इसमें क्या है 47 विषय थे और अब कितने हैं 52। ओके, तो इसमें कितने बढ़ा दिए हैं 5 विषय इसमें बढ़ा दिए गए हैं, 3 विषय जो केंद्र के अंदर, और राज्य सूची में से 5 विषय घटाए गए हैं। ओके, और अवशिष्ट सूची की कोई इसमें गणना नहीं है, बताया नहीं गया कितने विषय। जब भी कोई नया ऐड किया जाता है तो वो सभी जैसे जीएसटी हो गया, कोई भी कानून बनता है, कोई भी अलग से जो अडॉप्ट की जाती है तो वो अवशिष्ट सूची में शामिल की जाती है। ओके, और ये अवशिष्ट सूची जो होती है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। ठीक है, तो ये हमने किया है कि पहले सूचियां कितनी थी, पहले कितनी शक्तियां दी गई थी केंद्र को, अब कितनी है, कितनी इनकी जो संख्या है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है 7th अनुसूची के बारे में। आगे हम करेंगे 8th अनुसूची। 8th अनुसूची में है भाषाएं। भाषाएं, तो ये जो सूची है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो 8th जो अनुसूची है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि जो 8th अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें क्या है भाषा दी गई है, लैंग्वेज दी गई है, कौन से राज्य में कितनी जो है हमारे भारत के अंदर कितनी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई थी। ओके, तो ये लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है कि जो हमारे वर्तमान में है लैंग्वेज कितनी है और मूल संविधान में जो है लैंग्वेज कितनी थी। तो मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान के अंदर जो है लैंग्वेज कितनी थी, भाषाएं कितनी ऐड की गई थी 14। ठीक है, मूल संविधान में लैंग्वेज कितनी थी 14 थी, बट हम बात करें कि अब वर्तमान में जो लैंग्वेज है वो कितनी है, तो वो है 22। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी या फिर कितनी ऐड की गई थी स्टार्टिंग के अंदर, और वर्तमान में जो भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है या फिर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ओके, तो वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज है। अब जो है 14 लैंग्वेज पहले थी, बट इनको जो है 8 लैंग्वेज जो है और ऐड की गई थी, वो कौन कौन सी थी और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में हम करेंगे। ओके, अब है कि इससे जो है लैंग्वेज ऐड की गई थी उसमें जो है सबसे पहले एक संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, वो हुआ था 1962 के अंदर। ठीक है, 1962 के अंदर। तो ये संशोधन आपने सभी याद रखनी है कि कौन सी लैंग्वेज जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी 92 नहीं है 97, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, जो इस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंधी जो लैंग्वेज है वो ऐड की गई थी सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि जो सेकंड जो संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था, वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1992 के अंदर। ओके, इसके अंदर भी क्या है, इसमें 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी, वो कौन सी, इसके अंदर हम करेंगे नमक, NMK। ये क्या बन गया, नमक। एन मीन क्या होता है, नेपाली। कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, नेपाली। एम मीन होता है मणिपुरी, मणिपुरी। फोर्थ जो थर्ड होती है कोंकणी। तो ये 3 लैंग्वेज है जो ऐड की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन होता, 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर, और इसमें 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। और इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, नमक। ओके, तो 3 लैंग्वेज। इसके बाद में है तीसरा संशोधन हुआ था, वो हुआ था 91वां संशोधन, और ये हुआ कब था, 2003 के अंदर। ओके, 2003 के अंदर हुआ था 91वां संविधान संशोधन, और कौन सा, तीसरा हुआ था। और इसके बाद में क्या है कि इस जो संशोधन के द्वारा कितनी लैंग्वेज ऐड की गई थी, तो वो की गई थी 4। तो इसमें क्या है, हम एक ट्रिक करेंगे, एमबीडीज। जो हम स्कूल टाइम जो एमबीडीज लेते थे, तो एमबीडीज मीन एम मीन कौन सी लैंग्वेज है, मैथिली,
मेथाली, एम मीन मेथाली, बी मीन बोडो, बी मीन बोडो, डी मीन डोगरी, डी मीन डोगरी और एस मीन संथाली, संथाली। ठीक है, तो ये 4 जो लैंग्वेज है ऐड की गई थी। तो हमने जो टोटल 8 लैंग्वेज है वो कवर कर ली है कि कौन सी जो 8 लैंग्वेज है वो ऐड की गई थी। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में अंदर, इसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। दूसरा संशोधन हुआ था 71वां संशोधन 1992 के अंदर, नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी। और तीसरा संशोधन हुआ था 91वां 2003 के अंदर, इसमें एमबीडीस मीन्स एम मीन मैथाली और बी मीन बोडो, डी मीन डोगरी और एस मीन संथाली। तो ये 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। ओके, उसके बाद में आता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला है या नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त नहीं है। बट कोई सुप्रीम कोर्ट होती है, उसमें हमने हाई कोर्ट होती है, उसमें हमने जो केस लगाना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर ही काम होता है सारा कुछ। ठीक है, तो क्या है, एक जो भारत के अंदर एक स्टेट है जिसने क्या है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया है। राष्ट्रीय हम नहीं कह सकते, राज्य का दर्जा जो प्रदान किया है वो कौन सी स्टेट है, राज्य भाषा अपनाई गई है वो है मिजोरम। कौन सी, मिजोरम। मिजोरम के अंदर क्या है, मिजोरम ने इंग्लिश को राज्य भाषा का दर्जा, राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, राज्य भाषा या फिर स्टेट लैंग्वेज बनाई हुई है किसने, मिजोरम ने, इंग्लिश को। वैसे इनको संविधान में हमारे जो मेंशन नहीं है 22 भाषाओं में कि इंग्लिश जो है राष्ट्रीय लैंग्वेज है। ओके, 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है 8th अनुसूची के तहत। तो ये हमने 8th अनुसूची के बारे में बात कर ली है। अब हम करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कौन सी है, ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अनुसूचियों के बारे में। 9वीं अनुसूची कौन सी है आप सभी को पता ही होगा। जी, 9वीं अनुसूची है वो है भूमि सुधार, भूमि सुधार व जिम्मेदारी प्रथा का की समाप्ति। ठीक है, तो इस जो 9th जो अनुसूची थी तो उसमें क्या है, भूमि सुधार व जिम्मेदारी प्रथा की समाप्ति। तो जो भूमि सुधार है वो कौन सी अनुसूची के तहत ऐड किया गया था, इस अनुसूची को कौन से जो है संशोधन हुआ था। तो इस जो 9th अनुसूची है पहली बार जो ऐड की गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो उसके तहत जो है 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वो हमने बात कर ली है डिटेल के साथ में। और जो 9वीं अनुसूची थी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें क्या ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, भूमि सुधार व जिम्मेदारी प्रथा की समाप्ति, वो 9th अनुसूची थी। और इसको जो है फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट वो कब हुई थी, 1951 के अंदर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था। और इसके तहत क्या ऐड किया गया था, 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। और इसमें क्या था, भूमि सुधार व जिम्मेदारी प्रथा की समाप्ति। भूमि सुधार मीन्स क्या होता है कि पहले क्या था कि भूमि जो होती थी वो बड़े बड़े जमींदारों के पास होती थी, जमींदार के जैसे 100 किले जमीन होती थी एक ही जमींदार के पास, और गरीबों के पास कुछ भी नहीं होता था। तो एक जो व्यक्ति था भूदान स्वामी जिसने भूमि सुधार किया था, उनका नाम था भूदान स्वामी कहा जाता है जिनको, भूदान स्वामी थे, उनका नाम है विनोबा भावे, विनोबा भावे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भूदान स्वामी किसे कहा जाता है, विनोबा भावे को। तो इन्होंने क्या किया कि जो भूमि थी, जो बड़े बड़े जमींदारों के पास थी, तो उनके जो है कहा कि आप जो है भूमि दान कीजिएगा, जिनके पास ज्यादा है सभी जमींदारों को, जो लोग गरीब हैं उनको भी भूमि प्रदान होनी चाहिए। तो इनको क्या है, सभी की जो है भूमि सुधार किया था, सभी जमींदारों के, बड़े बड़े जमींदार थे उनसे लेकर क्या है छोटे जमींदारों को या फिर गरीब लोगों को जो है भूमि डिवाइड की थी। तो ये काम किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। भूदान स्वामी के रूप में इनको जाना जाता है। और ये जो है फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी, कब की गई थी, 1951 के तहत, और इसको 9वीं अनुसूची के तहत के रूप में अपनाया गया था या फिर ऐड की गई थी। ओके, उसके बाद में आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंदर है दल बदल, दल बदल संबंधी परिवर्तन। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है, दल बदल संबंधी, दल बदल संबंधी, ये कौन सी अनुसूची में है, या फिर दल परिवर्तन संबंधी अनुसूची को कौन सी है, 10th अनुसूची है। और इसके बारे में हम करेंगे कि जो 10वीं अनुसूची जो है वो कब ऐड की गई थी। तो इसमें क्या है, हमने किया कि जो 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी अनुसूचियां, 4 जो है। अब जो 10वीं अनुसूची है ये भी कोई संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ऐड हुई होगी। तो इसका जो संशोधन हुआ था तो वो था 52वां संशोधन, कब हुआ था, 1985 के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी। और 10वीं जो है अनुसूची कब ऐड की गई थी, 52वां संशोधन हुआ था 1985 के अंदर। तो इसमें क्या था, दल बदल संबंधी परिवर्तन क्या है, इसमें क्या कुछ ऐड किया गया था। देखो इसको समझिएगा कि पहला पॉइंट तो हमने कर दिया है कि 52 संविधान संशोधन 1985 के अंदर इसको ऐड किया गया था अनुसूची को। तो इसमें क्या है कि मान लीजिएगा कोई लोकसभा के अंदर 30 मेंबर है, तो 30 में से क्या होता है कि जो पार्टी जीत जाती है, जैसे बीजेपी की पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, तो उसमें क्या है एमपी होते हैं बीजेपी के, तो वो क्या है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कुछ जीते हुए जो 1-2 मेंबर चले जाते हैं या फिर 10 मेंबर चले जाते हैं 30 में से, तो वो क्या है उनकी जो है सीट होती है या फिर उनकी एमपी की पात्रता है, तो वो समाप्त कर ली जाती है, समाप्त कर दी जाती है अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं। ठीक है, तो उनके प्रति क्या है एक्शन लिया जा सकता है। 30 में से 10 मेंबर जाते हैं या फिर 1-2 जाता है। अगर मान लीजिए 30 में से 20 मेंबर चले गए दूसरी पार्टी के अंदर, जैसे कांग्रेस की पार्टी में या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर 30 में से 20 मेंबर चले जाते हैं, तो उनके प्रति क्या होता है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उनको क्या है दूसरी पार्टी की मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, तो कुछ एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये संशोधन किया गया था कि अगर कोई 1-2 व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाता है तो उनकी सदस्यता जो होती है उसकी समाप्ति कर दी जाएगी, उसका जो है उसकी जो सीट है वो खाली समझी जाएगी। ओके, तो ये इसमें कहा गया था। तो इसके अंदर क्या है 2/3 जो भाग है मेंबर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कोई व्यक्ति 1-2 या फिर 10 मेंबर जो है अदर पार्टी में जाते हैं तो उनके प्रति एक्शन लिया जाता है। तो ये था दल बदल संबंधी उन मेंबर्स को रोकने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। ठीक है जी, आगे हम करेंगे 11वीं अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कौन सी है, पंचायती राज संबंधी, पंचायती राज संबंधी। तो पंचायती राज संबंधी तो है ये 11वीं अनुसूची, बट इसको ऐड कब किया गया था, जैसे हमने ये भी संशोधन किया है 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, और इसको भी किया है 10वीं अनुसूची इसके तहत ऐड की गई थी। और 11वीं जो अनुसूची है वो कौन सी संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी, तो इसका जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 73वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1992 के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है 73वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 के अंदर। तो इसमें क्या है कि जो पंचायती राज है वो लागू हुआ था, कब हुआ था, लागू जो हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 के अंदर। अब क्या है 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती
पंचायती राज दिवस। ठीक है, क्योंकि इसी के दिन 24 अप्रैल के दिन क्या होता, ये लागू होता पंचायती राज। ठीक है, तो इसके अंदर हमने संशोधन कर लिया है। अब क्या है, पंचायती राज जो है, पंचायतों के अंदर उनको कितने जो है विषय दिए गए हैं। मैं आपने क्या है कि केंद्र सूची, जो राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनको सेंटर में तो दे दिए गए हैं विषय, बट जो पंचायती राज है इनको भी कुछ विषय दिए गए हैं। तो वो कितने हैं विषय इनको मिले हैं पंचायतों को, वो है 29 विषय। ओके, पंचायती राज है उनको जो है विषय कितने मिले हैं, तो वो है 29। अगर पंचायतों ने कुछ भी काम करना है तो उनको काम करने के लिए कितने विषय दिए हैं, उनके लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं उनको। ओके, तो ये हमारा हो गया 11वीं अनुसूची। उसके बाद में आती है अनुसूची 12वीं। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में, बड़े शहरों के अंदर क्या होती है, बड़ी नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका के बारे में ये जो है 12वीं अनुसूची है। अब जो 12वीं अनुसूची जो है वो कब ऐड की गई थी, तो 73 के बाद में, 73 के बाद में 74वीं अमेंडमेंट हुई थी, वो भी 1992 के अंदर। ठीक है, तो उसके संशोधन के द्वारा इस नगर पालिका को ऐड किया गया था। और इसको क्या है, विषय जो दिए गए हैं वो कितने हैं विषय, वो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ओके, नगर पालिका की जो 12वीं अनुसूची है उसके अंदर 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और इसमें जो है विषय इनको दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं कार्य करने के लिए कि आप इनको इतनी प्रकार की आपको शक्तियां दी जाती है, तो वो कितनी है 18। और एक बात में इसे समझिएगा कि जो 70 से लेकर 74 तक जो संशोधन हुए थे वो 1992 के तहत ही हुए थे। ओके, अगर आपको 70वां संविधान संशोधन पूछे कब हुआ था, तो 1992 के अंदर ही होता। 71वां, 72वां जो है 71, 72, 73, 74, तो ये सभी संशोधन हुए थे 1992 के तहत। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो अनुसूचियों के बारे में वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उदेशिका। उदेशिका के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं कल के टॉपिक में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा, जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी जरूर करें। कमेंट करके मेरे को बताइएगा भी आपको वीडियो कैसे लग रही है, ताकि मैं आपको और जो है अच्छे से वीडियो बनाकर दे सकूं। और जो जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी भी है मेरे पास लैंग्वेज जो है, ठीक है, तो वो मैं आपको ट्रांसफर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।